दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंस कर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत किस नंबर 79। इस कोशिश में शायद मुझे नींद आ गई थी या फिर सर की चोट के सबब दोबारा गशीतारी हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आया था। वैन एक झटके से रुकी तो मैं पूरी तरह होश में आ गया। फिर वैन का पिछला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। खुले दरवाजे से इतनी रोशनी अंदर आ रही थी कि मैं वैन से उतरने वालों के हयोले देख सकता था। बाहर से किसी ने कुरख्त लहजे में पूछा, ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं हुई? गड़बड़ क्या होती, किसी ने जवाब दिया। वो सुरमा तो अभी तक बेसुध पड़ा है, अंदर ले चलो उसे, किसी ने तहकमाना लहजे में कहा। फिर कोई बड़बड़ाता हुआ वैन में दाखिल हुआ। 2.5 मन की ये लाश फिर ढूंढना पड़ेगी। फिर वो किसी और से मुखातब हुआ, यार ज़रा ये मुराद ढूंढने में मेरा हाथ तो उठाओ, मुर्दार ढूंढने में। फिर किसी ने मुझे गेहूं की बोरी की तरह घसीट लिया। गाड़ी का फर्श अगर चिकना न होता तो मेरी खाल उधड़ जाती। दूसरे लम्हे किसी ने मुझे बोरी की तरह ही कंधे पे लाद लिया। मैं उठाने वाले की जिस्मानी ताकत से मरूब हो गया। वो 100-200 पाउंड वजनी यूं आसानी से उठा लेना कोई हंसी खेल नहीं था। उठाने वाले की चाल में लड़खड़ाहट ना थी और ना ही उसका सांस फूला था। मैं आंखें मूंदे उसके कंधे पर पड़ा हुआ था। मुझे उठाने वाला एक ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जहां तेज रोशनी हो रही थी। मैंने लम्हे भर को आंखें खोल ली थी, मगर जल्दी से फिर बंद कर ली। फिर मैं सोचने लगा कि अभी मजीद कुछ देर यूं ही पड़ा रहूं या आंखें खोल कर होश में आ जाऊं। मैं अभी इस पे गौर ही कर रहा था कि उठा के लाने वाले ने मुझे तप से फर्श पर फेंक दिया। मेरी कमर में शदीद चोटें आई, मगर मैं जब्त कर गया। यह भी गनीमत था कि फर्श पे कालीन बिछा हुआ था, वरना मुझे ऐसी खासी चोट लग चुकी होती। कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ उभरी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी ने भारी लहजे में कहा, ये अभी तक बेहोश है, कहीं मार तो नहीं दिया? मैं तो समझा था कि आदमी जानदार है, इसलिए हाथ जरा सख्त रखा। एक और आवाज़ सुनाई दी, अच्छा होश में लाओ इसे। पानी के छींटे मारो और उसके मुंह पर भारी आवाज़ सुनाई दी। सर्दी से मैं ही बुरा हाल था। पानी का तज़किरा सुनकर मुझे जर्जरी सी आ गई। मैंने फौरी तौर पर होश में आना ही मुनासिब समझा। दूसरे ही लम्हे करा कर आहिस्ता आहिस्ता पलकें झपकाने लगा। फिर मैंने पूरी तरह आंखें खोल दी। मेरे सामने सोफे पर उधेड़ उम्र का एक शख्स बैठा था। उसके जिस्म पर 3-पीस सूट था और चेहरे पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा। उसके सामने तपाई पर शराब की एक बोतल रखी थी और साथ ही गिलास था। वो यकीनन मैनोशी में मसरूफ था। उसके सूफे की पश्त पर खुरख्त और चेहरे और फूली हुई नाक वाला एक और शख्स मुअद्दब खड़ा था। उसका जिस्म सांड की तरह पला हुआ था। उसने चमड़े की जैकेट और चुस्त जीन्स पहन रखी थी। कमरा हर तरह से आरास्ता था। वहाँ शायद हीटर भी ऑन था, क्योंकि मुझे खुशगवार हरारत का एहसास हो रहा था। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा। वहाँ 3 आदमी खड़े थे। वो तीनों राजू के साथ होटल आने वालों में शामिल थे। शायद इन्हीं में से किसी ने मेरे सर पर ज़रब लगाकर मुझे बेहोश किया था। सोफे पर बैठा हुआ शख्स बहुत गौर से मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। फिर उसकी भारी आवाज़ गूंजी, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? मैं एक बेसहारा आदमी हूँ सरकार, मैंने खुशमानदा अंदाज में कहा, और कलकत्ता से आया हूँ। मेरा नाम विनोद है। फौरी तौर पर मेरे जहन में वही नाम आया।
यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उसके पास आया था। यहाँ आकर मालूम हुआ कि वो दिल्ली चला गया है। इस ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? चश्मे वाले ने पूछा। कौन सरकार? मैंने उलझ कर कहा। वही होटल वाला मसला। फिर वो अपने एक आदमी से मुखातब हुआ। क्या नाम है उसका? उसका नाम गयास है जी, उसने जल्दी से जवाब दिया। हाँ, गयास ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? चश्मे वाले ने सर्द लहजे में पूछा। कुछ भी नहीं सरकार, मैंने जवाब दिया। वो बूढ़ा आदमी है, राजू से मार रहा था तो मुझे तरस आ गया। मैंने राजू को मना किया तो वो उसे छोड़कर मुझसे भिड़ गया। फिर मैंने खुशामद भरे लहजे में कहा, बड़ी भूल होगी सरकार। मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए। चश्मे वाला चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर निस्बतन नरम लहजे में बोला, मेरे लिए काम करोगे? जरूर करूंगा सरकार, मैंने खुशी का मुजाहरा किया। मैं तो कई महीने से काम की तलाश में घूम रहा हूँ। कुछ पढ़े लिखे भी हो? चश्मे वाले ने कहा। मैं इस बात से मैं जवाब देते देते रुक गया। मुझे हिंदी की शदीद कमी महसूस हुई। शुद्ध बुद्ध बिल्कुल नहीं थी। मैंने नफी में सर हिलाते हुए मायूसी से कहा, सब यही पूछते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि मैं अनपढ़ हुआ तो मुझे धुतकार देते हैं। आप भी वही पूछ रहे हैं, मगर हम तुम्हें धुतकारेंगे नहीं। चश्मे वाले के चेहरे पर पहली दफा मुस्कुराहट नमूदार रही। तुम क्या काम कर सकते हो? मैं मजदूरी कर सकता हूँ जी, सामान ढो सकता हूँ। कुछ दिन मैंने एक ट्रक ड्राइवर के साथ काम भी किया था, उसने मुझे गाड़ी चलाना भी सिखा दी थी। तुम गाड़ी चला लेते हो? चश्मे वाले ने पूछा। जी सरकार, मैं ट्रक चला सकता हूँ, गाड़ी भी चलाई नहीं मगर चला लूँगा। ठीक है, चश्मे वाले ने कहा, आज से तुम मेरे मुलाजिम हो। अभी तुम आराम करो, बाद में काम भी बता दिया जाएगा। फिर वह अपने एक आदमी से मुखातब हुआ। गणेश, इसके हाथ पांव खोल दो और उसे कपड़ों का एक जोड़ा भी दे दो। गणेश उसका नाम था जो मुझे कांधे पर उठाकर यहाँ लाया था। वो गैर मामूली तनतोष और बड़े बड़े मजबूत हाथ पैरों का मालिक था। उसने चेक का मैला सा कोट और मलगजी सी पैंट पहन रखी थी। उसका सर अंडे की तरह शफाफ था। वो आगे बढ़कर मेरे हाथ पांव खोलने लगा। मेरे हाथ पांव खुलने के बाद ही मैं खड़ा हो गया और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लगा ताकि जिस्म का दौरान खून सही हो जाए। बदे बदे यूं भी मेरे हाथ पांव सुन हो गए थे। फिर गंजे ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए एक कमरे में पहुंचे। वो शायद गंजे ही का कमरा था। गंजे ने अलमारी खोलकर एक तौलिया निकाला और मुझसे कहा, तुम नहा लो, तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। मेरे कपड़े तो तुम्हें आएंगे नहीं। बाथरूम में शेव का सामान भी था। मैंने सबसे पहले शेव किया, फिर नीम गर्म पानी से नहाया तो ऐसा लगा जैसे धूल और मिट्टी के साथ मेरी थकन भी पानी में बह गई हो। इस दौरान में गणेश ने दरवाजे पर दस्तक देकर मुझे कपड़े भी दे दिए थे। मैं नहा धोकर बाहर निकला तो गणेश ने मुझे हैरत से देखा। शेव करने और नहाने के बाद मैं तरोताज़ा हो गया था और मेरा असल रूप लौट आया था। गणेश ने सताशी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम अनपढ़ हो। बहुत से लोगों को मेरे अनपढ़ होने पर हैरत होती है। मैंने हंसकर कहा, तुम अगर 3 पीस सूट पहन लो तो बिल्कुल हीरो लगोगे फिल्मों के। गणेश बेढंगेपन से हंसा। फिर वो कुछ सोच कर बोला, राजू से होशियार रहना, वो बात दिल में रखने वाला आदमी है। कभी न कभी तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। शायद उसका ख्याल था कि मैं हमेशा यहाँ रहूँगा। मैंने अचानक उससे पूछा, ये सेठ साहब क्या काम करते हैं? मैं क्या बताऊँ, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लोगे। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी ड्यूटी आसान नहीं होगी। फिर वो ज़रा तवक्कुफ के बाद बोला, मैं खाना भिजवाता हूँ। नहीं, खाना तो मैं खा चुका हूँ। हो सके तो डेस्परीन की 2 गोलियाँ ला दो। नहाते वक्त मुझे एहसास हुआ था कि मेरा सर फट गया है। सर में अभी तक तकलीफ हो रही है। मैंने सर पे हाथ फेरते हुए कहा, माफ़ करना दोस्त। गणेश ने कहा, मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ज़ोर से चल गया। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म काफ़ी लेकर आता हूँ। हाँ, अलमारी से गर्म चादर निकाल कर ओढ़ लो। ये कहकर वो चला गया। चादर निकालने की बजाय मैं बिस्तर में घुस गया।
मेरी आंख खुली तो कमरे में रोशनी फैली हुई थी। चंद सेकंड लम्हे तक तो मुझे याद ही ना आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद आने लगा। मैं जानकी दास के ठिकाने पर था। गणेश मेरे लिए डेस्परिन कॉफ़ी लेकर आया था। कॉफ़ी पीते ही मुझे नींद का ज़बरदस्त हमला हुआ था। तो क्या गणेश ने कॉफ़ी में ख्वाब आवर दुआ मिलाई थी? मैं झपट कर उठ बैठा। इसी वक्त गणेश कमरे में दाखिल हुआ। उठ गया मनोज? नींद तो अच्छी तरह आई थी रात को। नींद तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह आ गई थी। मैं तल्खी से मुस्कुराया। फिर अचानक उससे पूछा, मेरी कॉफ़ी में बेहोशी की दुआ क्यों मिलाई थी? मैंने सोचा तुम्हें सुकून की ज़रूरत है, रात आराम से गुजर जाएगी। फिर वो अचानक बोला, जल्दी तैयार हो, जो सेठ साहब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे वहाँ रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था, मगर अभी तक जानकी दास ने मुझसे कोई काम नहीं लिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जानकी दास मुझसे क्या चाहता है। मैं वहाँ बेकार पड़े पड़े बोर हो गया था। मुझे ग्लोरिया और तैमूर की भी फिक्र थी। मैंने ग्लोरिया को इंडिया बुलवा लिया था। उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था। वो आसानी से इंडिया आ सकती थी। यह भी मुमकिन था कि वो इंडिया पहुंच चुकी हो। मैंने उसे एहसान के एड्रेस पर बुलवाया था। मुझे यही फिक्र थी कि अगर ग्लोरिया वहां पहुंची होगी तो पुलिस की नज़रों में आ गई होगी। फिर ये सोचकर खुद ही अपने दिल को तसल्ली देने लगा कि ग्लोरिया बची तो है नहीं। इससे पहले के भी बेशुमार दफ़ा इस किस्म के हालात से गुजर चुकी है। अलबत्ता उसे मेरी तरफ से परेशानी होगी। वहाँ मेरे साथ मुश्किल ये थी कि मैं अखबार भी नहीं पढ़ सकता था, वरना जानकी दास को मालूम हो जाता कि मैंने उससे झूठ बोला था।